नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हमारा सेशन है हिंदी का और हिंदी की प्रैक्टिस है आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आज जो हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं, ठीक है। जो किसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, वो महत्वपूर्ण हो सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी ट्रिपल वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी तक हमने 4 प्रैक्टिस सेट किए हैं जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से उसका एकदम वेलकम किया है, आपने अच्छे तरीके से उसको कवर किया है, अच्छा प्यार मिला है। उसी के चलते जो है आज हमारा जो है सेशन नंबर 5 है। और देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका सामने आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और उसके बारे में जवाब दीजिए। तो मैं आपको पढ़ देता हूँ पहला क्वेश्चन है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो पहला विकल्प है इसका दांत काटी रोटी, दूसरा विकल्प है आस्तीन का सांप, और तीसरा विकल्प है अकल की दुम, और चौथा है अब नूम का कुंदा। तो अब आपके सामने टाइम है, आप इसका जवाब दीजिए और शायद मैं उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। तो इसका आंसर है हमारा आस्तीन का सांप होना। क्या है इसका? बी विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले का बी विकल्प हमारा हो जाएगा और इसका आंसर है आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप, इसे कहते हैं कपटी मित्र। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कपटी मित्र, यानी कि जो आस्तीन में रहता है उसी को कहते हैं आस्तीन का सांप, यानी बिल्कुल निकट रहकर आपकी मतलब एक तरीके से बुराई करना, आपको शत्रुता का भाव करना। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है दूरदर्शी, दूसरा है दत्तचित्त, और तीसरा है कुशाग्र बुद्धि, और चौथा है जितेंद्रिय। ठीक है, तो आपको जवाब मिल गया होगा। क्या है इसका? इंद्रियों को जीतने वाले के लिए होता है जितेंद्रिय। ठीक है भाई। तो अब ये देखिए, दो तो आपने कर लिया, ये तो जितेंद्रिय हो गया आपका। अब इसमें विकल्प है आपके, सबसे पहले दूरदर्शी। पहला जो आपका विकल्प है वो क्या है? दूरदर्शी। ठीक है। अब ये दूरदर्शी जो होता है वो किस चीज़ के लिए होता है? दूरदर्शी होता है जो आगे या दूर की सोचता हो। जो क्या होता है? जो आगे या दूर की सोचता हो, यानी कि जो आगे या दूर की सोचता हो। तो देखिए इसको भी आप लिख लीजिए। इसमें एक विकल्प जो है आपका, दूसरा विकल्प है कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि किसे कहते हैं? जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो, यानी जिसकी बुद्धि कुशा की नोक की तरह क्या हो? तीखी हो, उसे हम कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं? कुशाग्र बुद्धि। तीसरा विकल्प जो है इसमें, तीसरा जो आप लोग को दे रखा है वो दे रखा है दत्तचित्र। तो दत्तचित्र होता है किसी काम को चित्त लगा करना, यानी कि किसी काम को चित्त लगाकर करना, इसको हम कहते हैं दत्तचित्त। तो इस तरीके से हमने जितेंद्र तो देखा है इंद्रियों को जीतने वाला, और उसके साथ साथ देखा है कि दूरदर्शी कौन सा होता है? जो आगे की या दूर की सोचता है, जिसकी बुद्धि कुशाग्र या कुशा की नोक की तरह तीखी होती है, उसे हम कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। और किसी काम को चित्त लगा कर करना, उसे कहते हैं दत्तचित्त। ठीक है। तो हमने चारों ही विकल्पों को जो है यहाँ से एनालिसिस कर लिया है, इसके 4 विकल्प क्या क्या हैं। ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा हर एक पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, जो आपका हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, देखिए क्या है वो आज का तीसरा सेशन है, और वो क्या है? पवन का संधि विच्छेद। यानी कि इसमें दे रखा पवन का संधि विच्छेद, पवन का संधि विच्छेद। ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके सामने है पवन का संधि विच्छेद। अब पहला ऑप्शन है इसमें पै प्लस के अवन, दूसरा है पै प्लस के वन, तीसरा है पो प्लस के अन, और चौथा है पो प्लस के अन। यहाँ से हमारा जो आंसर बनने वाला है वो सी विकल्प बनने वाला है। क्यों बनने वाला है? पो प्लस के अन। अब ये देखिए कौन सी संधि है? अयादी संधि है। कौन सी संधि है? अयादी संधि है बेटा, अयादी संधि। अब देखिए पो प्लस अन कैसा होगा? पो प्लस अन कैसा होगा? देखिए यहाँ पर फै है और यहाँ पर ओ है। ठीक है, यहाँ पर ए और यहाँ न, ऐसे लिख सकते हैं। अब ओ जो बनता है वो किससे बनता है? तो देखिए ए ओ और ये गुण संधि से बनता है। तो पै प्लस के ए और ए के बाद में अगर ऊ आ जाए तो क्या बन जाता है? ए के बाद में अगर ऊ आ जाए तो क्या हो जाता है? ओ। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ। अगर ए के बाद ऊ आ जाता है तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ। ऊ है तो क्या बन जाता है? ओ। ठीक है भाई,
ओ के बाद क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखिए, अब ये है ए और न, ठीक है। अब गुण यण संधि में आपने देखा होगा, यण में अगर ऊ के बाद में अगर ए आ जाए तो क्या बन जाता है, वह। ऊ के बाद में अगर आ जाता है वह, तो ये तो हो गया गुण संधि। क्या हो गया, गुण संधि। ये आ गया यण संधि। तो इसमें गुण और यण दोनों होती हैं, इसमें से ऐसे कहते हैं अयादि संधि, इसे कहते हैं अयादि संधि। तो अभी देखिए इसका क्या बन गया है, वह। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, पो प्लस के अन, ठीक है। अभी हम लिख सकते हैं, पै में ए जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, पै, और ए ऊ और ए को जोड़ दीजिए तो बै, और न ऐसे लिख दीजिए तो क्या बन जाएगा, आपका पवन बन जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा, पो प्लस के अन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मैं सिंपल बात बता दूं, जब भी पवन में, जैसे पवन लिखा हुआ है, पवन पवन लिखा हुआ है, नैन लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर जब भी ऐसे अक्षर होते हैं तो आप संधि विच्छेद करोगे तो या तो एक मात्रा होगी या एक मात्रा वाला ओ होगा, यानी उनमें क्या होगा, ए ओ ये आएंगे। और जब यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि पावन, पावन या नायन, नायन, इस तरीके से आएगा तो यहाँ पर क्या क्या आएंगे, बड़ा ए और बड़ा ओ, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, संधि विच्छेद करते हुए दिक्कत होती है। तो हमारे यहाँ पर तीसरा विकल्प जो है पो प्लस के अन बिल्कुल सटीक है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए हैं, तीसरा विकल्प आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पुनर्जन्म, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पुनर्जन्म, जल्दी बताइए क्या है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बताना है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बताना है, क्या है संधि विच्छेद, ठीक है भाई। चौथा प्रश्न आपके सामने है, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का क्या है, संधि विच्छेद बताना है आपको क्या है, ठीक है। पहला विकल्प है इसमें पुनर् प्लस जन्म, दूसरा विकल्प है आपका पू प्लस के नरजम, तीसरा है पुनः प्लस के जन्म, और चौथा हो जाएगा आपका तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, पुनः प्लस के जन्म, यानी कि ये विसर्ग संधि का है, और विसर्ग संधि में यानी कि विसर्ग का र हो जाता है, क्या हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है। ये आपका इसमें नियम है, हो गया। अभी बोला है इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन आपका क्या है, इत्यादि। इत्यादि शब्द का क्या है संधि विच्छेद, तो बताइए इत्यादि का शब्द का संधि विच्छेद क्या है। पहला है आपका यण संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा है दीर्घ संधि। जल्दी बताइए इसको क्या है, इसका जल्दी फुर्ती से। यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि, जल्दी बताइए इसमें। इत्यादि, तो देखिए इत्यादि में होता है, मैं आपको बताता हूँ, इत्यादि में होता है यण संधि। यण संधि क्यों होती है, देखिए इति प्लस के आदि, तो यहाँ पर क्या है, ई है, और यहाँ पर क्या है, आ है, इन दोनों से मिलकर क्या बन जाता है, या। यानी कि नोट करके इस बात को लिख लेना मेरे लाल, बिल्कुल इस तरीके से, यानी कि अगर ऊ या बड़े ऊ के बाद में ए या बड़ा आ अगर आए तो क्या होगा, वह या वाह, ठीक है। ई या बड़ी ई के बाद में ए या आ आएगा तो क्या हो जाएगा, यह या मेरे लाल या। तो इन दोनों को याद रखना। ये तो क्या होता है, जब ये रे और वह, जब ये 3 शब्दों का निर्माण होता है तो वो कहाँ होता है, और इससे पहला वाला शब्द जो होता है वो होता है आधा शब्द, तो वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी यण संधि। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर बना वो बना यण संधि, विकल्प ए। समझ गए नहीं, विकल्प ए हमारे यहाँ से बन चुका है, क्लियर, ठीक है। विकल्प ए जो है हमारे यहाँ से बन चुका है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, उस एग्जाम्पल को देखिए ज़रा। अगर मैंने कहा बेटा न्यून, तो न्यून का संधि विच्छेद बताओ जल्दी, क्या बनेगा। यहाँ से पहले बताओ न्यून का संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए यू बना है तो न ई प्लस के ऊन, सॉरी न नी प्लस के ऊन, तो क्या बन गया, देखो ई और ऊ बड़ा ऊ, तो क्या बन गया, यू, ठीक है। तो जिसके ऊपर मात्रा है वो तो इधर आ गई ई, तो क्या बच गया होगा, न हलंती बच गया होगा, न हलंती बच गया। इसके बाद में यू आ गया और प्लस के न, इन दोनों को मिला के पढ़ लो, क्या बनेगा, ये बनेगा न्यून। इन तीनों को पढ़ लो मिला के, तो ये भी क्या है आपका यण संधि का, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। छठा क्वेश्चन है नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। नाक रगड़ने का अर्थ क्या है, तो पहला है नाक में चोट लगना, दूसरा है इज्जत देना, तीसरा है दीनता पूर्व प्रार्थना करना, चौथा चापलूसी करना। जल्दी बताइए नाक रगड़ना क्या होता है, ठीक है। हो गया होगा दीनता पूर्व प्रार्थना करना, बहुत बढ़िया। यानी कि क्या थी,
कि नरम दल के जो लोग थे, नरम दल के लोग जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने क्या करते थे, नाक रगड़ते थे। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन है आपके सामने, उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम क्या है? धुआंधार तैयारी कर लो आप, बिल्कुल पेपर बिल्कुल करीब है। उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम क्या है बताइए। पहला ऑप्शन है उत्थान, दूसरा है उत्कर्ष, तीसरा है रोपण और चौथा आपका अवनति। ठीक है, तो उन्मूलन का क्या होता है? उन्मूलन का होता है मेरे लाल रोपण। क्या होता है? उन्मूलन का होता है रोपण। ठीक है, चलिए उन्मूलन का तो हो गया रोपण। अभी इसमें देखो एक तो है उत्थान, ये एक का उत्थान का क्या होता है, चलो मैं लिख देता हूँ। उत्थान का जो होता है वो होता पतन। उत्थान का क्या होता है? पतन होता है। दूसरा विकल्प इसमें दे रखा उत्कर्ष, तो उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष। इसे भी लिखते रहना उत्कर्ष। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष। क्या होता है? अपकर्ष। तो फिर तीसरा विकल्प इसमें क्या है? अवनति। अवनति का क्या होता है? उन्नति। क्या होता है? अवनति। अवनति। अवनति का क्या होगा? उन्नति। ठीक है भाई, तो देखो हो गया उत्थान का क्या? उत्थान का पतन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर उन्मूलन का क्या हो गया? रोपण। उन्मूलन। अब सबके हो गए आपके सामने विकल्प। क्वेश्चन 1 नहीं, क्वेश्चन 4 बन गए। क्वेश्चन कितने बन गए? 4 बन गए। यही है बस आपको प्रैक्टिस करने का मजा। आपके क्वेश्चन 4 बन चुके हैं। ठीक है, यानी कि अवनति का क्या हो गया? उन्नति। रोपण का क्या हो गया? उन्मूलन। उत्थान का क्या हो गया? पतन। उत्कर्षण का क्या हो गया? अपकर्षण। इस तरीके से चारों को बना लीजिए। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए एक क्वेश्चन के स्थान पर। ठीक है भाई, 7 क्वेश्चन अभी तक हमारे हो चुके हैं, ओवरऑल 7 क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? आदिकाल को क्या संज्ञा दी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। महावीर स्वामी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? महावीर स्वामी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? ठीक है भाई, जल्दी बताइए क्या संज्ञा दी थी, बताओ। पहला है चारणकाल, दूसरा आदिकाल, तीसरा वीरकाल और चौथा बिचपन काल। तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे कहा था बिचपन काल। तो मैं आपको बता देता हूँ, आदिकाल की जो संज्ञा दी थी वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो बेटा इसको तो लिखो आप जरूर, इसको तो लिखो बहुत जरूर, छाप लो इसको। आदिकाल को क्या कही? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। ठीक है, वीरकाल जो कहा था आचार्य चित्तरंजन विश्वनाथ ने कहा था। वीरकाल जो कहा था किसने कहा था? वीरकाल कहा था विश्वनाथ ने। किसने कहा था? विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ ने कहा था वीरकाल। ठीक है, चारणकाल कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। चारणकाल किसने कहा था? चारणकाल कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। साउंड पर रिएक्ट करो। ठीक है, और भैया चारण काल एवं संधि काल कहा था रामकुमार वर्मा ने। यानी कि चारण काल एवं संधि काल किसने कहा था? रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने। ठीक है भाई, रामकुमार वर्मा ने कहा था ये चारण काल संधि काल रामकुमार वर्मा ने। चारण काल कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। वीरकाल कहा था विश्वनाथ ने। और आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इतना हमारा यहाँ से बन गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए ऐसा तो चलता रहेगा, लिख लिया। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ क्या था ये। ठीक है, थोड़ा सा कालक्रम बता देता हूँ इसका, और आपका जो होगा फिर मज़ा आ जाएगा यहाँ से। देखिए सबसे पहले जो होता है साहित्य में हम कहते हैं आदिकाल। इसके बाद में दूसरे नंबर पर जो होता है वो होता है भक्तिकाल। तीसरे नंबर पर जो होता है वो होता है रीतिकाल। क्या होता है? रीतिकाल। चौथे नंबर पर जो होता है वो होता है आधुनिक काल। ठीक है भाई, इसे कहते हैं प्रारंभिक काल कहते हैं। इसको कहते हैं पूर्व मध्य काल। इसे कहते हैं उत्तर मध्य काल। और बेटा इसे कहते हैं नवजागरण काल। इसे क्या कहते हैं? आधुनिक काल या नवजागरण काल कहते हैं। ठीक, इसको फिर कैटेगराइज किया गया था। आधुनिक काल को सबसे पहले कहा गया भारत तेंदु युग। किसमें? भारत तेंदु युग। दूसरा कहा गया द्विवेदी युग। तीसरा कहा छायावाद के बाद में छायोत्तर काल। ठीक है भाई, छायोत्तर काल के बाद में अगर हम छायोत्तर काल के बाद में देखें तो एक था इसके बाद है प्रगतिकाल, फिर था प्रयोगवाद। ठीक है, फिर नई कविता युग, ये कहा था। समझ लीजिए इसको। यानी कि सबसे पहला आदिकाल कहा गया था, फिर भक्तिकाल कहा गया था, रीतिकाल और आधुनिक काल।
आदिकाल को प्रारंभिक काल या चारण काल कहते हैं, वीरगाथा काल कहते हैं इसको ही, और भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है, इति काल को उत्तर मध्य काल कहा जाता है, आधुनिक काल को भक्ति का भातंत्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छात्र काल, छात्रवाद काल को जो है प्रगति काल, प्रयोगवाद और नई कविता युग। ये है इसका काल विभाजन, पूरी तरीके से काल विभाजन। ठीक है, ये आपका कब से है 1000 ऐसा मान लीजिए 1050 तक है। ठीक है, 1050 से लेकर 1350 तक हो गया। इस तरीके से कालों पर कोई ध्यान देना नहीं है आपको कि इनकी डेट लिखो। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है आपको, तो क्रम पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका क्रम पता होना चाहिए आपको, ओवरऑल क्रम का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन था। 8वें क्वेश्चन ने हमें इतना कुछ बता दिया। ठीक है भाई, 8वें क्वेश्चन ने हमें इतना कुछ बता दिया। 9वां क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ लीजिए इसको। क्या है 9वां क्वेश्चन हमारा है कि अति सुधो स्नेह को मारग है। इस पंक्ति है, ये पंक्ति बतानी है किसकी है, बताइए जल्दी। 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न क्या है? जल्दी फुर्ती से। पहला ऑप्शन है आलम, दूसरा ऑप्शन है बोध, और तीसरा ऑप्शन ठाकुर, चौथा ऑप्शन घनानंद। जल्दी बताइए क्या है इसमें। तो ये आपका जो हो जाएगा, अति शोधो स्नेह को मारग है। इस पंक्ति में कौन है? घनानंद है। कौन है इसके? घनानंद। तो हो गया यहाँ से घनानंद। ठीक है, चलिए ठीक है। 10वां क्वेश्चन आपके सामने, 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देख लीजिए बहुत प्यार से। कालंदी का पर्यायवाची है, कालंदी का पर्यायवाची है। पहला विकल्प है सरस्वती, दूसरा विकल्प लक्ष्मी, तीसरा विकल्प गंगा, चौथा विकल्प यमुना। आप बिल्कुल आंसर आ गया होगा, बिल्कुल आंसर आ गया होगा। क्या है कालंदी का पर्यायवाची? क्या है? यमुना। यमुना है कालंदी का पर्यायवाचक। ठीक है, तो अब क्या कालंदी के यमुना के कुछ और भी होते हैं? हाँ जी होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं जमुना कह सकते हैं, काला गंगा कह सकते हैं, कृष्णा कह सकते हैं। तो सबसे पहले यमुना के लिख लो। यमुना के कहते हैं काली गंगा, काली गंगा लिख सकते हैं इसका। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? काला गंगा लिख सकते हैं। जमुना कृष्णा ये लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर अर्कजा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अर्कजा लिख सकते हैं। ठीक है, सर्वसुता लिख सकते हैं, भानुजा लिख सकते हैं, भानुजा लिख सकते हैं। इसका विकल्प तरणी तनुजा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तरणी तनुजा लिख सकते हैं। यही अगर हम लक्ष्मी की बात करें, यानी विकल्प में लक्ष्मी भी तो है, तो लक्ष्मी के क्या हो सकते हैं? लक्ष्मी की अगर हम बात करें तो देखिए श्री हो सकता है, कमला हो सकता है, श्री हो गया, कमला हो गया, रमा हो गया, पद्मा हो गया इसका। ठीक है भैया, और इंदिरा हो गया। क्या हो गया? इंदिरा हो गया। इंदिरा के बाद में समुद्रजा हो गया इसका। लिखते चले जाओ। हरिप्रिया हो गया, हरिप्रिया यहाँ से। ठीक है भाई, अगर सरस्वती की बात करें, सरस्वती कौन कौन से हो सकते हैं? जैसा कि भारती सरस्वती का पहला हो गया। ठीक है, चलो आप लिख लो, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। सरस्वती क्या हो सकते हैं? भारती हो सकते हैं, शारदा हो सकता है, वीणा हो सकता है, गिरा हो सकता है, वीणापति हो सकता है, बागीश हो सकता है। ये लिख सकते हो। गंगा के तो आपको सबको पता है, भागीरथी, जाह्नवी। ठीक है, सुरसरी, देवसरी, तिरुपत गंगा। ठीक है, नदीश्वरी, देवनदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, विष्णुप्रिया। ठीक है, ऐसे जो हैं आपके हो सकते हैं इनके। ठीक है भैया, इस तरीके से 10 क्वेश्चन हमारे जो हैं वो हो चुके हैं सटीक बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी यानी 11वां क्वेश्चन जो आपका क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थ, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। जल्दी बताइए। ठीक है, बताइए। सॉरी, क्या कहेंगे इसको? जल्दी बताओ क्या कहेंगे, जल्दी। बाबू श्याम सुंदर दास, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि बाबू श्याम सुंदर दास है, क्योंकि इनकी जो है पहली रचना जो थी वो थी मेरी आत्मकथा, आत्मकहानी ये है। इनकी तो रचना की थी, इन्होंने की थी 1941 में इसकी रचना की थी। और इन्हीं को जो माना जाता है वो माना जाता है हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक जो है इन्हीं को माना जाता है। ठीक है भाई, क्लियर? मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन आपके सामने, देखो। कार्य के आरंभ में ही विघन पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? कार्य के आरंभ में ही विघन पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो पहला है आपका सिर मारना, फिर सिर पर सहरा बांधना, फिर सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। बस हो गया। सिर पर शैतान सवार होना, तो कौन सा आंसर हो गया?
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सी आपने चुना है तो बिल्कुल सही है। सी अगर चुना है आपने तो बिल्कुल सही है, और उसका आंसर हो गया सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ठीक है, यानी कि मुसीबत आते ही क्या है, एकदम आपका बिघन पड़ना। ठीक है, ये है किसी। अब है नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन देखो, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा हम टाइम ज़्यादा हो जाता है इसमें। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो देखिए क्या, पहला है आपका ऑप्शन धर्मवीर भारती, दूसरा है शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है आपका रघुवीर सहाय, और चौथा ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसका है। अब देखिए कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है भाई, तो पहला आपका आंसर हो जाएगा कवियों का कवि। क्या हो जाएगा इसका? कवियों का कवि, क्योंकि इन्हीं को क्या कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह, सॉरी, कवियों का कवि जो कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज द बी। करेक्ट आंसर इज द बी। ओके, ठीक। 13वां क्वेश्चन हो गया है आपका। 14वां क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर। ठीक है, यह दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, इस पंक्ति में किसके रचनाकार हैं? अब देख लीजिए आप, बहुत ही बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर है। देखिए क्या है, दशरथ मुख सुतु तिहि, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कबीरदास। मैं आपको कुछ बताया हूँ। देखिए क्या, तुलसीदास ने रचना लिखी थी, भक्ति निरूपही भगत कली, निंदा वेद पुराण, केशव केसनी असकरी, बेरेहू जसनी काही, ये किसका है? तुलसीदास का। केशव दास ने भी एक रचना लिखी थी इसी को रूप में, चंद्र बदनी ही मृग लोचनी, बाबा कही कही जाई, बूझत श्याम कौन तू गोरी, ये हो गई किसकी? ये हो जाएगी आपकी केशवदास की। सूरदास ने भी एक रचना लिखी थी जो बहुत आती है एग्जाम में, सब बता रहा हूँ जो एग्जाम में आती हैं। कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, ब्रज खोरी। इस तरीके से ऐसी रचना जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आती हैं। 4-5 होती हैं, 1-1, 2-2 इनकी याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर? आ रहा आंसर? बताइए आंसर आ रहा नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया। चलिए 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, अब उसका जवाब दीजिए। हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र, जल्दी, इसका तो आंसर मिल गया होगा। अरे आंसर मिल गया होगा इसका तो। ठीक है, हिंदी का पहला पत्र, ठीक है, हिंदी का पहला पत्र, जल्दी बताओ क्या है? ठीक है, हिंदी का पहला पत्र, हिंदी का पहला पत्र, ठीक है, उद्दांत मारदंड। बहुत बढ़िया, उद्दांत मारदंड। ठीक है, उद्दांत मारदंड है। ठीक है, ये कब छपा था? ये 30 मई 1826 को। कब हुआ था ये? 30 मई 1826 को छपा था। कानपुर के निवासी हैं, कहाँ के? कानपुर के। कानपुर के निवासी थे जुगल किशोर। कौन थे कानपुर के निवासी? जुगल किशोर। याद रखना, जुगल किशोर। कुछ नहीं मिलने का, वरना तो आपको देख लेना यहाँ से क्या होगा, जुगल किशोर। तो उद्दान मारदंड हो गया, 30 मई 1826 की बात है, ये छपा है। कानपुर के संपादक थे जुगल किशोर, उसने ये छापा था। इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है भाई, बताइए जल्दी बताइए। ठीक है, 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 30 मई को क्या मनाया जाता है? ये बढ़िया आंसर। 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है बेटा, इसे याद रख लेना। 30 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस। बिल्कुल छापो इसको भी, बिल्कुल छापो इसको भैया। ठीक है, ठीक है, इसको भी छापो बहुत जल्दी से। ठीक है, दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है भाई, चलिए 16वां क्वेश्चन आपके सामने। 16वें क्वेश्चन को करिए। चिंतामणि किसका निबंध है? चिंतामणि किसका निबंध है? पहला ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है श्याम सुंदर दास। जल्दी बताइए क्या है, जल्दी। ठीक है, चिंतामणि किसका है? बहुत बढ़िया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है चिंतामणि है। ठीक है, ठीक है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है? चिंतामणि। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। 17वां क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख लीजिए। 17वां क्वेश्चन क्या है, जल्दी देखिए क्या है। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, जल्दी। ऑप्शन है 1993, 1900, 1909, सॉरी 1903, 1905। जल्दी बताइए जल्दी। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। इसकी जो है, इसका आंसर है 1993। क्या आंसर है? 1993। इसका आंसर जो बनना है वो कब कितना बनना है? 1993 बनना है। ठीक है, क्या है इसका नाम? क्या है भाई? काशी, क्या नाम है इसका? काशी नगरी प्रचारणी सभा।
काशी नगरी प्रचारी सभा का जो है वो कहाँ पे 1993 है। अब इसके संस्थापक कौन है? अगर हम बात करें संस्थापक की, संस्थापक कौन है तो पहला व्यक्ति जो है वो कौन है? नाम लिखो, छापो इसको, नाम को, नाम छापो कौन है। सबसे पहले श्याम सुंदर दास, यानी बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास। दूसरा नाम लिखो, दूसरा नाम लिखो राम नारायण मिश्र। कौन है? राम नारायण मिश्र। तो राम नारायण मिश्र, ये आपका हो जाएगा। तीसरा नाम छापो, तीसरा नाम यहाँ से छापो, तीसरा नाम है शिव कुमार सिंह। कौन है? शिव कुमार सिंह, शिव कुमार सिंह। तो ये 3 संस्थापक हैं, 1993 में हुई थी, ये याद रख लेना आप, ये याद रख लेना, ठीक है भाई। हो गया इतना? बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना आपको? बहुत बढ़िया। चलिए 18वां क्वेश्चन देखो, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, प्रेम सागर किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल, सदर मिश्र, लल्लू लाल। बिल्कुल मिल गया आंसर, ठीक है, लल्लू लाल मिल गया। चलिए, तो लल्लू लाल का है प्रेम सागर। प्रेम सागर किसका है? लल्लू लाल, ठीक है, सबसे ज़्यादा ल है इसमें लल्लू लाल। अब इनकी अगर हम और भी बात करें तो देखो, एक इनकी मोस्ट है बेताल पचीसी, बेताल पचीसी, ये बहुत मोस्ट है, बेताल पचीसी इनकी मोस्ट है। अगर एक आध की ओर बात करें, एक आध की ओर बात करें तो इनकी एक और मोस्ट है जिसे हम कहते हैं शकुंतला नाटक, शकुंतला नाटक, शकुंतला नाटक, ये भी मोस्ट है, शकुंतला नाटक भी मोस्ट है। तो लल्लू लाल की प्रेम सागर होगी, बेताल पचीसी हो गई और शकुंतला नाटक हो गई, ठीक है। एक दो और देख लेना, एक दो और देख लेना कैसी कौन सी है। बेताल मतलब सिंघन बतीसी भी देख लेना, मधुनल देख लेना एक, और एक है ब्रजभाषा व्याकरण, एक है सभा विलास, मध्य विलास, लाल चंद्रिका। और लिख लो इसमें, क्या लिख लो? लाल चंद्रिका, लाल चंद्रिका, क्योंकि हैं तो बहुत मगर ये मोस्ट हैं। लाल चंद्रिका हो गई, प्रेम सागर हो गई, बेताल पचीसा हो गई, शकुंतला नाटक हो गई, ये मोस्ट हो गए इसके, ठीक है भाई। 18 क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं कंप्लीट। 19वां क्वेश्चन आपके सामने, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं, जल्दी देखो कितने होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 3, 4, 5, 6। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, उत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं वो कितनी होती हैं? 4। उत्पत्ति के आधार पर जो होती हैं वो 4 होती हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 3। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 3 होती हैं, ठीक है भाई। व्युत्पत्ति के आधार पर कितनी होती हैं? 3, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर कितनी होती हैं? 3। क्लियर? क्लियर ना? ठीक है। अर्थ की दृष्टि से जो होती हैं, अर्थ की दृष्टि जो होती है वो कितनी होती हैं? 5। अर्थ की दृष्टि, तो इनको याद रखो, यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर 4 होती हैं, उत्पत्ति के आधार पर 4 होती हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होती हैं, अर्थ की दृष्टि पर होती हैं 5। शब्द की बात नहीं कर रहे हैं, संज्ञा की बात कर रहे हैं, ठीक है, संज्ञा की बात कर रहे हैं। देखो ये क्या होती हैं? तत्सम, तत्व, देशत, विदेशत, ये तो होते हैं शब्द, ये भी संज्ञा ही होती हैं। तो 4 हो गए, ठीक है। उत्पत्ति में रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया है, यौगिक हो गया, और योग रूढ़ हो चुका है, ठीक है। परंतु ये 5 याद रखनी है, ये 5 याद रखनी। 5 कौन कौन सी हैं? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक है। दूसरी आपकी जातिवाचक, जातिवाचक। तीसरी जो आपकी समूहवाचक, समूहवाचक। और चौथी की अगर हम बात करें, चौथी अगर बात करें तो भाववाचक, भाववाचक। और 5वीं बात करें तो द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। तो ये होती हैं 5 प्रकार की। अर्थ के आधार पर होती हैं 5 प्रकार की, व्युत्पत्ति के आधार पर होती हैं 3 प्रकार की, उत्पत्ति के आधार पर जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। संज्ञा इतनी होती है, ठीक है, संज्ञा होती है इतनी प्रकार की, ठीक है। बताइए 19वां क्वेश्चन भी कुछ दे गया। हिंदी का मतलब यही है प्रैक्टिस सेट का कि आंसर के साथ साथ बहुत कुछ देकर चला जाता है, आंसर के साथ साथ बहुत कुछ देकर चला जाता है यहाँ पर, ठीक है भाई। 20वां क्वेश्चन ऑन द डिस्प्ले, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ठीक है, हिंदी का शब्द का निर्धारण, लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? पहला प्रत्यय, दूसरा संज्ञा, तीसरा क्रिया, चौथा सर्वनाम। तो बताइए जल्दी किसके आधार पर होता है? तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा बी, यानी कि किसके आधार पर? संज्ञा के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर। कैसे? जैसे मैंने रखा राम हरि मोहन, राम हरि मोहन, ये लिख दिया मैंने, राम हरि मोहन। एक वचन क्या हो गया? पुल्लिंग हो गई। अगर मैं लिखूँ सीता, सीता, ठीक है, राधा,
राधा और गीता। तो क्या हो गए, ये स्त्रीलिंग हो गए, ये पुल्लिंग हो गए। ठीक है भाई, तो क्या हो गई, संज्ञा हो गई ना ये तो। ठीक है, क्लियर, बताओ। 20 क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया हो गए आपके, विकट तरीके से, बिंदास तरीके से। ठीक है ना, ऐसे ही होने चाहिए थे, यही होना चाहिए था। 21वां क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है, बताइए जल्दी। 21वां क्वेश्चन बनाओ जल्दी। 21वां क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं? तो आपको सबको पता है 8 होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, कर्ता कारक, विभक्ति क्या होती है, ने। फिर होता है कर्म कारक, विभक्ति क्या होती है, को। फिर होता है करण कारक, करण कारक विभक्ति क्या होती है, से। ठीक है, विभक्ति क्या होती है, से। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक विभक्ति क्या होती है, जल्दी बताओ। संप्रदान में होती है को के लिए, के लिए, ये लिखो बस, के लिए, या को भी होती है, इसमें भी को होती है और इसमें भी को होती है। ठीक है, ठीक है। फिर होती है अपादान में, होता है से। अपादान, अपादान में क्या होती है, से। ठीक है, कितने हो गए, 5 हो गए, 3 और बच रहे हैं अभी। संबंध होता है, संबंध में क्या होता है, संबंध में क्या होता है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है, ये होते हैं संबंध में विभक्ति। ठीक है भाई। अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में क्या होता है, में, पे, पर, में, पे, पर। संबोधन में क्या होता है, संबोधन में क्या होता है, संबोधन में क्या होता है, हे, अजी, हे, अजी, अरे, अरे, ओ कहाँ जा रहा भाई, ऐसा ना कहते। ठीक है, तो ये होते हैं आपके संबोधन में। ठीक है भाई। हिंदी में 8 तथा संस्कृत में 6 कारक होते हैं, यहाँ लिख लेना। हिंदी में कितने होते हैं, 8। हिंदी में कितने होते हैं, 8 कारक। और संस्कृत में कितने होते हैं, संस्कृत में होते हैं 6 कारक। तो इसको भी छापो। संस्कृत में कितने होते हैं, संस्कृत में होते हैं 6 कारक। ठीक है भाई। तो हिंदी में 8 होते हैं और संस्कृत में कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। छाप लो इसको बढ़िया तरीके से। 21 क्वेश्चन बढ़िया, बताइए। मज़ा आ रहा ना, बिल्कुल प्रैक्टिस धुआंधार हो रही है बिल्कुल। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन देख लीजिए। 22वां क्वेश्चन क्या है, देखिए जल्दी। 22वां क्वेश्चन क्या है उसको जल्दी देखिए। 22वां क्वेश्चन चलो पढ़ देते हैं। घ का उच्चारण स्थान है तो मूर्धा, कंठीय, तालव्य या दंतीय। तो घ क्या होता है, कै वर्ग में आता है, तो कै वर्ग में आता है। कै वर्ग में जो होता है वो क्या होता है, कंठीय। ठीक है भाई। चै वर्ग जो आता है, चै वर्ग, चै वर्ग जो आता है वो आता है चै, चै वर्ग जो आता है वो आता है तालव्य यानी कि तालु। टै वर्ग जो आता है, टै वर्ग, टै वर्ग जो आता है वो आता है मूर्धा। कहाँ पर आता है, मूर्धा। तै वर्ग जो आता है, तै वर्ग, ये किस में आता है, दंत। कहाँ पर आता है, दंत। और पै वर्ग जो आता है वो किस में आता है, ओष्ठ में। इसको भी छापो, क्या होता है, ओष्ठ में। ठीक है भाई, ये इसका थोड़ा पता कर लो आप। ठीक है, यानी कै वर्ग होता कंठ, चै वर्ग होता तालव्य, टै वर्ग होता मूर्धा, तै वर्ग होता दंत और पै वर्ग होता है ओष्ठ जब बोलेंगे तो। ठीक है भाई, क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, हो गया, बताइए, बहुत बढ़िया। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। 23वां क्वेश्चन है, 6 वर्ण किसके योग से बनता है। छत्रे वाला 6 जो होता है, ये संयुक्त व्यंजन होता है, तो 6 वर्ण किसके योग से बनता है। तो देखिए ये संयुक्त व्यंजन में लिख देता हूँ यहाँ पर। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका 6, एक होता है त्रय, एक होता है ज्ञ, और एक आपका होता है, एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है त्रय, ज्ञ और त्रय 6। तो त्रय ज्ञ हो गया, और एक आपका होता है श्रय, श्रवण वाला श्रय। तो अब देखिए ये तो बनता है स और रै से, ये बनता है तय और रै से, ये जो बनता है सॉरी ज्ञ से, जय और य से। किससे बनता है, जय और य से, जय और य से। ये बनता है तय प्लस रै से, और ये बनता है कै प्लस से। ठीक है भाई, कौन सा सही है देख लो आप अपने। पहला विकल्प हो गया, ये बन गया, पहला विकल्प हो गया ना। देखो 6 बन जाए क्या और सै, त्रय बनता तय और रै से, ज्ञ जो बनता जय और य से, और श्रय जो बनता वो किससे बनता, सै और रै से। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देख लीजिए। 24वां क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी बतानी है, शुद्ध वर्तनी बतानी है कौन सी है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी तो बोल के देख लो, जो बोल दिया आपने वही आपका आंसर है। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, देख लो कौन था, कौन था, सी विकल्प, सी विकल्प। ठीक है, हो गया, सी विकल्प हो गया। चलिए
आपका 25वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, तरणी का पर्यायवाचक ये है, तरणी का पर्यायवाचक। पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा ऑप्शन है नाम, तीसरा ऑप्शन है युक्ति और चौथा ऑप्शन है नदी। जल्दी बताओ क्या है। तो तरणी का क्या किसका होता है, ये सूर्य का होता, सूर्य का होता। तो सूर्य के और भी होते हैं, क्या होते हैं सूर्य के, देखिए सूर्य के अन्य क्या होते हैं, रवि होता है, भानु होता है, दिनकर होता है, दिवाकर होता है, भास्कर होता है, प्रभाकर होता है, सविता होता है, पतंग होता है, ठीक है, आदित्य होता है। चलो लिखो इनको, क्या होता है, रवि होता है, भानु होता है, दिनकर होता है, दिवाकर होता है, भास्कर होता है, प्रभाकर, सविता, पतंग, आदित्य, ठीक है, हो गए ना। चलो नदी का लिखो, सरिता होता है, निर्झरी होता है, तरंगनी होता है, तरनी होता है, लहरी, अपंगा, इस तरीके से ये होते हैं नदी के। युक्ति के कौन कौन से होते हैं, युक्ति के सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, नवयोजना, नबोड़ा, यौवनवती, रमणी, ये सब होते हैं किसके, युक्ति के, ठीक है। नाम के क्या होते हैं, ख्याति, बढ़ाई, कीर्ति, यश, प्रसिद्धि, मशहूरी, ये सब किसके होते हैं, नाम के होते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। अगर सेशन में आपको मजा आया है तो सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो पहली बार चैनल पर जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। हमें ये नहीं मतलब कि हमारी अगर व्यू कमाएंगे तो या हमारा चैनल अगर नहीं ज़्यादा डेवलप होने का तो हम क्या इस प्रैक्टिस छोड़ देंगे, नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड। आप इसको बहुत बड़ा बना सकते हो, इस चैनल को बहुत बड़ा बना सकते हो आप, क्योंकि अगर हमारे 50 बंदे भी देखेंगे, हमारी वीडियोस 50 बंदे भी देख रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होने का, क्योंकि हमारा मकसद जो है, हमारा मकसद आपको अधिकारी बनते को देखना, ठीक है। तो वो आपके हाथ में कि आप क्या करना चाहते हो। आप इस हमारे सेशन को बढ़ाना चाहते हो, अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हो, सब्सक्राइब करना चाहते हो, डिसलाइक करना चाहते हो, लाइक करना चाहते हो, चॉइस तुम्हारी है, ठीक है। हमारा काम है केवल मेहनत करने का, और मेहनत का ही सबसे बड़ा काम होता है। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।